आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो एफोरिज्म है वो है एफोरिज्म नंबर 6। तो हम आज का ये एफोरिज्म शुरू कर रहे हैं। एफोरिज्म नंबर 6, हैनीमैन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। एफोरिज्म लंबा है, इसका फुटनोट भी लंबा है, तो मैं पूरा एफोरिज्म पढ़ के फिर आगे जाऊंगा, ऐसे नहीं कर रहा हूं। हम साथ साथ में पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे और अंडरस्टैंड करते जाएंगे, और इस अंडरस्टैंडिंग से आप इसकी डेप्थ को जानेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा जो मैंने समझा है वो आपको बताने की। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी आप लोगों को कि आप ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की बुक अपने पास रखेंगे, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सबके पास में अभी इस समय ऑर्गेन की बुक होगी हाथ में, ये मान लेता हूं मैं। तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग वर्ड ये लिखा हुआ है कि दी अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, ये आगे नहीं है, ये तो बताया है कि ये हमें हैनीमैन मान रहे हैं कि हम अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर हैं। हैनीमैन इज एज्यूमिंग दिस थिंग। ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजलेसनेस। fruitlessness is futility. Futility of transcendental. Transcendental means superhuman या heavenly. और unprejudiced का मतलब तो सब जानते ही है ना, कि जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हो, यानी कि there is no prejudgment, not having or showing liking or dislike for anything. तो हमें हैनीमैन ने संबोधित किया है कि दी अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसीडेंशियल स्पेकुलेशंस विच कैन रिसीव नो कंफर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस, बी हिज पावर ऑफ परसेप्शन एवर सो ग्रेट। हैनीमैन ने कहा है कि कितना ही सुपर ह्यूमन हो जाए बंदा, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो जाए इंसान, यानी कि डॉक्टर, बी ही पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, जिसकी पेनिट्रेशन की पावर सो ग्रेट हो जाए, इतना महान है कि वो कैसे भी पता कर लेता है, टेक्स नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज। वो कुछ भी पता नहीं कर सकता। टेक्स नोट ऑफ नथिंग in every individual disease except changes in health of body and the mind. समझ रहे हो इस बात को कि कितना ही आप सुपर ह्यूमन बन जाओ, आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, आपकी पेनिट्रेशन पावर कितनी अच्छी हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते except the changes in health of body and of mind, यानी कि साइन सिम्टम्स, morbid phenomena, accidents and symptoms which can be perceived extremely by means of the senses, जो आप senses से ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि डॉक्टर जो ऑब्जर्व करता है, that is to say he notices only the deviation from the former healthy state of now diseased individual. समझ रहे हो? सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके ही डिजीज फिनोमिना को जाना जा सकता है। जो डिजीज स्टेट से पहले हेल्दी स्टेट के बाद में जो डेविएशन हुआ है, जो चेंज आ गया है, वो चेंजेस को डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है। विच आर फेल्ट बाई पेशेंट हिमसेल्फ, पेशेंट खुद ऑब्जर्व कर रहा है, वो फील कर रहा है। रिमार्क्ड बाई दोज अराउंड हिम, जो उसके आसपास के लोग हैं वो रिमार्क कर रहे हैं। एंड ऑब्जर्व बाई द फिजिशियन। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि डिजीज जो फिनोमिना है, मान लो किसी को एलर्जी है, किसी को कैंसर है, किसी को डेंगू है, अब ये हो गया डिजीज फिनोमिना।
हेल्दी स्टेट के बाद में ये होने पर उसमें क्या हुआ वो पेशेंट खुद बता रहा है, उसके आसपास के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो चेंज्ड स्टेट है, ये जो सिम्टम्स हैं, यही केवल एक क्राइटेरिया है, केवल एक टेक्निक है पेशेंट की हेल्थ में हुई डेविएशन को यानी कि डिजीज प्रोसेस को जानने की। क्लियर लिखा हुआ है ये सब। All these perceptible signs represent the disease in its whole extent, which I have already told you. Perceptible का मतलब है जो नोटिस किया जा सकता है, noticeable, observable. Signs present in its disease in its whole extent, that is, together they form true and only conceivable portrait of disease. ठीक है, conceivable portrait of disease. portrait का मतलब है पूरी आकृति उसकी बनाना। तो जो चेंज्ड सिम्टम्स हैं जो डॉक्टर ने ऑब्जर्व किए वो भी मिला दो, जो उसके फैमिली के लोग या आसपास रहने वाले लोगों ने ऑब्जर्व किया वो भी मिला दो, ये सारा मिला के जो बना वो है पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये एफोरिज्म है टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में। तो ये है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो आज जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें पेशेंट ने जो कुछ बताया वो, अब उसमें भी हमें क्या चाहिए, अनकॉमन, रेयर, पिकुलियर एंड रिमार्केबल सिम्टम क्या है, जहाँ से हम पेशेंट में एंट्री लेते हैं। वो हमें पता चल गया कि पेशेंट को क्रैम्प्स हैं और वो क्रैम्प्स उसको बिल्कुल ओनली एंड ओनली नाइट को हो रहे थे, और वो भी स्लीप के ड्यूरिंग। तो हमने नाइट भी हटा दिया, हमने डे भी हटा दिया, लाइंग भी हटा दिया, लिया क्या, ओनली स्लीप ड्यूरिंग। ठीक है, वो मेरी रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाया था। और पेशेंट में क्या चेंज है कि पेशेंट थर्स्टलेस है। केवल ये दो सिम्टम को एंटीमोनियम टार्ट कवर कर रही थी, और एंटीमोनियम टार्ट देने से विद इन फर्स्ट फॉलोअप ये 15 डेज में पेशेंट को दोनों तकलीफें चली गई। अब डॉक्टर हैनिमन का कहना क्या है, उनका कहना ये है कि बी इट एनीथिंग, कुछ भी हो, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसको किडनी की हो, उसको न जाने किस किस कारण से जो भी एडिमा होने की वजह है, प्रोटीन यूरिया हो, हालांकि हमने चेक करा लिया वो नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना। और जो इन्वेस्टिगेशन नहीं पकड़ पाए थे, क्या बिना काम से किसी को 1.5 साल तक एडिमा रहेगा क्या पैरों में? क्या बिना किसी कुछ गड़बड़ के बिना उसको क्रैम्प्स होंगे क्या? ये इन्वेस्टिगेशन या जो मॉडर्न टेक्निक्स जिनको अपन कहते हैं, जरूरी नहीं है बीमारी को पकड़ पाएं। लेकिन हैनिमन ने कहा है कि अगर जो भी एबनॉर्मल है आपने साइन सिम्टम के रूप में अगर उसको पकड़ लिया और उसके बेस पे आपने ट्रीटमेंट दिया, तो डिजीज चाहे कोई भी हो, पेशेंट को ठीक होना ही पड़ेगा। पेशेंट हैज टू गेट रिलीफ, वो गेट रिड ऑफ इलनेस हो ही जाएगा, जो कि आज के इस एग्जाम्पल में आपने देखा ही है। ठीक है ना। अब हम इसके एफोरिज्म के फुटनोट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और मैं नोटिस आपको कराना चाहूंगा। क्या वो है चेंज्ड स्टेट। जो बेसिक नेचर लेने वाली थ्योरियां हैं, यहां उस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। हैनिमन ने क्लियर कट लिखा है। और दूसरा है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है इस एफोरिज्म के अंदर। बीमारी चाहे कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है उसके नाम से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि माइंड के सिम्टम लेने नहीं है, माइंड के सिम्टम लेने हैं। अगर वो चेंज हुए हैं और पेशेंट में आपको रिमार्केबल लग रहे हैं तो क्यों नहीं लेने। लेकिन बेसिक नेचर लेने वाला या बेसिक उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लेने वाले लोग हैं, या वो जो थ्योरी है, वो कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव है। एग्री और नोट, कोई आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। ठीक है, लेकिन वो कम इफेक्टिव तो जरूर है। ठीक है, अब इस पेशेंट में हमने जो किया वो आपके सामने है।
और ऐसे पेशेंट ना डेली कितने कितने लोग आते हैं। ये जस्ट कल मेरे को था कि चलो आज अपन बात करेंगे, तो ये मेरे को बताने के लिए एग्जांपल चाहिए था, तो मैंने उठा लिया, कल ही का पेशेंट है ये। तो यूँ रोजाना ही कई कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अपन एग्जांपल के रूप में डिस्कस कर सकते हैं, और उनकी अप्रोच को मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि देखो मैंने ये करा है, ठीक है। और यही अगर चेंज स्टेट उसका कोई मेंटल सिम्टम है तो उसको भी ले लेंगे। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जहाँ पे अगर आपको ये सब नहीं मिलता, अगर वर्ड कर रहा हूँ, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग विच इज रिमार्केबल, नाउ देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, यू कैन गो फॉर द बेसिक नेचर ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे वापस से जोर दे रहा हूँ कि चेंज स्टेट आपने देखनी है, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम में भी रिमार्केबल टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेनी है। पहले आप क्लियर कट सब कुछ ले लो जो पेशेंट ने बोला है, नोट करो सब चीज़ों को, उन्हीं में से जो मोस्ट रेलेवेंट या मोस्ट आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट जो फिनोमिना है, जो सरप्राइजिंग है आपके लिए, उसको उठा करके अपन ले सकते हैं। फुटनोट में लिखा है आई नाउ नोट therefore how it was possible for physician at the sick bed to allow themselves to suppose that without most carefully attending the symptoms and being guided by them in treatment they ought to seek and could discover only hidden and unknown interior that were what there was to be cured in disease, arrogantly and ludicrously pretending that they could। क्या मतलब निकला कि पेशेंट की बेड साइड में जाके, जैसे एलोपैथ लोग करते हैं या होम्योपैथ भी करते हैं, कोई भी करे, ऐसा कोई होम्योपैथ एलोपैथ से मतलब नहीं है, पेशेंट के बेड पे जा करके ऐसा प्रिटेंड करना और ऐसा हास्यास्पद बिहेव करना कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। जैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद में एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि हाँ इसको तो ये बीमारी है, इसको तो फलां चीज़ से एलर्जी है, तो उससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं ना। आप उसके बाद में कर ही क्या सकते हो? प्रिटेंडिंग दैट दे कुड। प्रिटेंड करना मतलब ऐसे शो करना कि वो कुछ कर सकते हैं, विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू द सिम्टम्स। सिम्टम्स को ज़्यादा अटेंशन देने के बिना वो कुछ कर सकते हैं। डिस्कवर द अटेंशन दैट हैड क्योर्ड द इंडिविजुअल इंटीरियर एंड सेट इट टू राइट विद अननोन मेडिसिन्स। अननोन मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन को बोलते हैं, जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूविंग नहीं हुई होती है, उनको अननोन मेडिसिन बोलते हैं। एंड that such a procedure is, as this could alone be called radical and rational treatment, and that such a procedure as this could alone be called radical and rational treatment। तो रेडिकल यानी कि जड़ से मिटाने वाला, रैशनल मीन्स एक जस्टिफाइएबल, ट्रीटमेंट मीन्स ट्रीटमेंट। तो ऐसा ट्रीटमेंट जो सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड होगा, पेशेंट्स के टोटलिटी को देख के किया जाएगा, वही रैशनल और रेडिकल ट्रीटमेंट कहलाने का हकदार है। देखो, केवल एलोपैथ ऐसा कर रहे हैं या आयुर्वेद या अदर स्कूल ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम होम्योपैथ भी क्या कर रहे हैं? हम भी ग्रेजुअली उनकी बताई हुई जो गाइडलाइन है उनसे भटक रहे हैं ना। अगर नहीं भटक रहे होते तो हम सब के रिजल्ट क्यों नहीं होते? कोई कुछ बनाने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, जो राइट सीधा साधा लिखा हुआ है उससे हम लोग भटक गए, क्योंकि हम लोग इसे पढ़ते नहीं है। ऑर्गेनन को हम लोग पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ते हैं तो ढंग से समझते नहीं है, क्योंकि हम वर्ड्स का डिक्शनरी मीनिंग इन डेप्थ नहीं देखते हैं। और अगर देख भी लिया तो आंखें मूंद के
मनन नहीं करते हैं, मेडिटेट नहीं करते हैं कि आखिर यहाँ इनका कहने का अभिप्राय क्या है। हमारे साथ प्रॉब्लम कौन सी एक है, एक प्रॉब्लम ये भी है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये ट्रांसलेशन है, जर्मन से इंग्लिश की ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन करने के दौरान सेंटेंसेस का जो सीक्वेंस है या जो वोकैबुलरी है वो बिल्कुल वैसी नहीं रह जाती। तो हम रियल सेंस को अगर जानना चाहते हैं तो हमें मेडिटेट भी करना होगा, हमें ध्यान से सोचना होगा कि आखिर इंटेंशन क्या है डॉक्टर हैनीमैन की ये लिखने के टाइम, तब जाकर के हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। और आप जितनी बार इसको बार बार पढ़ेंगे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और केवल पढ़ के जाना नहीं है, ये सच में प्रैक्टिकल अप्रोच राइट तरीके से करने की गाइडलाइन है ऑर्गेनन में। वहाँ से हमें रास्ता निकलेगा, वहाँ से हमें समझ निकलेगी, वहाँ से हमें काम करने का तरीका निकल के आएगा कि आपको करना क्या है और कैसे है। तो हमें टोटलिटी पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगर मान लो उस पेशेंट को, इस जो मैंने आज एग्जांपल दिया है, इसको मैं कहता नहीं, एडिमा का पता तो करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपके पैरों पे स्वेलिंग क्यों हुई है और आपको क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं। जब कैल्शियम ठीक, पोटेशियम ठीक, तो क्रैम्प हो क्यों रहे हैं। तो यू इन्वेस्टिगेशन करते जाओ। पहली बात तो जैसे ही वो आगे आगे जाएगा तो हमसे दूर हो जाएगा। हमसे दूर होने का मतलब ये नहीं कि हमारा नुकसान हो गया, बात ये है कि उसको राइट ट्रीटमेंट लेने से तो हमने वंचित कर दिया ना, वो एलोपैथों के चंगुल में फंस जाएगा। ठीक है, हमने उसका जो बेसिक था वो तो किया भी, ऐसी बात नहीं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ही था। तो पेशेंट को ट्रीटमेंट तो हमने केवल सिम्टम के बेस पे दिया ना, और वही है मैंने कहा है कि आपको ऐसा ऐसा कुछ करना है। ये हमें एड्रेस करते हुए हमें बोला है शुरू में ही कि यू दी अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, हम नालायकों को बोला है कि तुम अनप्रेजुडाइज्ड होकर के काम करो और तुम ऐसे ऐसे करके करो। ये है तरीका, ऐसे जाना है आपको टोटलिटी पर, और उस टोटलिटी को यूज करना है। आप और कोई चीज के ऊपर बेस्ड मत रहो। आगे एफोरिज्म में लिखते हैं, is not then that which is cognizable by sense in diseases through the phenomena it displays. The disease itself in the eyes of physician, since he never can see spiritual being that produces the disease, the vital force. The spiritual force यानी कि वाइटल फोर्स जो डिजीज को फॉर्म करने का एक हेतु बनती है, एक कारण बनता है, एक फैक्टर बनता है, उसमें जो प्रोसेस है उसको तो आप वैसे भी नहीं देख पाओगे। वापस बढ़ता हूं, इज नॉट यानी कि प्रश्न कर दिया, इज नॉट देन दैट विच इज कोग्निजिबल बाय सेंसेस इन डिजीज थ्रू द फिनोमेना इट डिस्प्लेज, कि ऐसा फिनोमेना जिससे ये डिस्प्ले कर रही है, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। द डिजीज इटसेल्फ इन द आईज ऑफ फिजिशियन, सिंस ही नेवर कैन सी, वो देख ही नहीं पाएगा स्पिरिचुअल बीइंग यानी कि वाइटल फोर्स को, दैट प्रोड्यूसेस द डिजीज। तो वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट हो जाने से डिजीज होती है, उसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो हम देख क्या रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या देख रहे हैं, nor it is necessary that he could see it। खत्म ही कर दिया काम कि ना ये जरूरी है कि वो इसको देख पाता, देखने की जरूरत ही नहीं है, बट ओनली दैट ही शुड असर्टेन इट्स मोरबिड एक्शंस। जरूरी क्या है, इसके मोरबिड एक्शन को असर्टेन करे, इन ऑर्डर दैट ही मे thereby be unable to cure the disease. Clear? In order that may thereby he unable to cure the disease, जिससे कि वो बीमारी का इलाज कर पाए। What else will the old school search for in the hidden interior of organism as prima causa morbi? Prima causa morbi, primary cause of disease, whilst they
reject as an object of cured and contemptuously despise the sensible and manifest representation of disease के रिप्रेजेंटेशन के रूप में जो सिम्टम्स और साइंस हैं वो कोजा मोरबाई का रिजल्ट है, यानी कि जब सामने ही आ गया। जैसे अगर बरसात हुई और सड़कें गीली हो गई, आंगन में पानी हो गया, तो हमें बादल को कहाँ देखने की ज़रूरत है? बरसात हुई है, क्लियर कट पानी है, ये सब इंडिकेशन है कि बरसात हुई है। उस फिनोमिना का कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या मोलिकुल्स ने काम किया, कैसे भाप से पानी बना, क्या हुआ, ये हमारे काम का नहीं है। आप तो ये देखो और अपना डायग्नोसिस करके आगे बढ़ो। दैट सो प्लेनली एड्रेस देमसेल्फ टू अस, यानी कि सिम्टम्स और ये क्लियरली प्लेनली एड्रेस कर रहे हैं देमसेल्व्स टू अस, हमें बता रहे हैं। व्हाट एल्स डू दे विश टू क्योर इन डिजीज बट दीज, और क्या ठीक करना चाहते हो, और क्या करना चाहते हो? जब आपको सिम्टम्स मिल गए, आपको पता चल गया कि वाइटल फोर्स डिरेंज है, तो इस पे ध्यान दो। तो हम एलोपैथी की बात छोड़ें, हमें होम्योपैथी से मतलब है, हमें होम्योपैथों से मतलब है, मुझे आप लोगों से मतलब है। आप इस चीज़ को समझें कि हमें केस टेकिंग के दौरान सिम्टम्स पे ध्यान देना है और उन सिम्टम्स में जो अनकॉमन लगे उसको रिपर्टराइजेशन के लिए लेना है। जो वर्ड अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर शुरू में लगाया गया था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। वो तो सबको पता है कि जो अनबाइज्ड हो गया वो अनप्रेजुडाइज्ड हो गया, लेकिन ऐसा होने के लिए हमें क्या चाहिए? हम कैसे बनेंगे अनप्रेजुडाइज्ड? हम केवल तभी बनेंगे जब हमारे दिमाग में पेशेंट के डिजीज़ का नाम बोलते ही या फर्स्ट फ्यू लाइन ऑफ सिम्टम बोलते ही मेडिसिन नहीं आएगी। जब मेडिसिन हमारे माइंड में नहीं आएगी तो हमें अनप्रेजुडाइज्ड बनना ही पड़ेगा। हमें अनकॉमन फिनोमेना को देखना है, हमने साइन और सिम्टम पे ध्यान देना है, और हमने मेडिसिन चुननी ही नहीं है। हमने केस टेकिंग के दौरान मेडिसिन नहीं, हमने पेशेंट में अनकॉमन फिनोमेना को देखना है, यानी कि साइंस और सिम्टम्स पे ध्यान देना है। तो ये था एफोरिज्म नंबर 6, जो कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में था, और डिजीज का मतलब या डिजीज फिनोमिना का मतलब ही केवल टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही है, और ये इलाज करने के लिए काफ़ी है। समय और धन की बर्बादी न करो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और यहाँ से इलाज करना शुरू करो। आई होप कि आप एफोरिज्म नंबर 6 को अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे।